हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और बात करेंगे इसमें सब्जेक्ट इंक्लूसिव स्कूल के टॉपिक आइडेंटिफाइंग बैरियर्स टू लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बारे में। इससे पहले मैं यूनिट 1 ऑलमोस्ट कवर करवा चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक मैं पहले करवाऊं तो वो भी आप बता सकते हैं। जिस किसी टॉपिक की भी ज़्यादा डिमांड होगी उस पर वीडियो आपको कल तक मिल जाएगी। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का मतलब क्या है, यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी कुछ खास ज़रूरतें होती हैं, जिन्हें बाकी बच्चों के साथ नॉर्मल एनवायरनमेंट में पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर दिया जाए तो वो भी कहीं ना कहीं नॉर्मल बच्चों की तरह ही सेल्फ डिपेंडेंट और प्रोडक्टिव जीवन जी सकते हैं। सो द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल्स और स्टूडेंट्स सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज, medical conditions, intellectual difficulties, emotional problems, deafness, blindness, dyslexia, learning difficulties and behavioral problems। यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की डेफिनेशन क्या है कि ऐसे बच्चे जिनमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो। अब वो फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, हो सकता है उन्हें चलने में प्रॉब्लम हो सकता है उनके हाथ मुड़ा हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल कुछ डिफिकल्टीज हो सकती हैं, कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती है, यानी कि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होना। अब वो बिहेवियरल प्रॉब्लम भी हो सकती है, इमोशनल प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये सारे बच्चे आते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में। अब अगर हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह शिक्षा ग्रहण करें तो उसके लिए हमें कुछ स्पेशल मेथड्स लगाने पड़ते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती हैं, कुछ स्पेशल टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं। इनके लिए कुछ अलग से टीचिंग लर्निंग एड्स क्या हो सकती हैं, इन्हें कैसी केयर की ज़रूरत है, ये सारी बातें हमें पता करनी पड़ती हैं। तो यही सारी चीज़ें क्या हैं, बैरियर बन जाती हैं इनकी लर्निंग के लिए। तो अब हम बात करेंगे बैरियर्स टू लर्निंग फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि किस किस तरीके के बैरियर हो सकते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से ये बच्चे नॉर्मल इन्वायरमेंट में बाकी बच्चों के साथ उतना आसानी से नहीं पढ़ पाते हैं और कहीं ना कहीं नॉर्मल बच्चों से पीछे छूट जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है फिजिकल बैरियर्स, means lack of facilities or assistive technology to aid children with a particular type of difficulty। School structure do not respond to the requirements of these students। अब ये बातें हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो किसी भी पॉइंट को ज़्यादा इलाबोरेट नहीं किया जाएगा। कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी फिजिकल बैरियर्स के बारे में आपको पता ही है, यानी कि जैसे कि व्हीलचेयर ना होना, रैंप्स ना होना। स्कूल बिल्डिंग्स में आपने अक्सर देखा होगा कि सीढ़ियाँ होती हैं, रैंप नहीं होते हैं। हम स्कूल की बात कर लें या बस स्टेशन की बात करें या वॉशरूम्स की बात करें, यानी कि इस तरीके से डिज़ाइनिंग की गई है कि ऐसे बच्चे जिन्हें किसी तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटी है उनके लिए वो यूज़फुल नहीं है। और ऐसे बच्चों की लर्निंग के लिए हमें स्पेशल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स जो इन बच्चों के लिए यूज़फुल हों। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चा विजुअली चैलेंज है, जिसकी पार्शियल आईसाइट है, उसके लिए अगर हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएगा। लेकिन किसी किसी स्कूल में ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, बच्चों के लिए रैंप नहीं होता है, प्रॉपर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स नहीं होते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बैरियर बनती हैं। नेक्स्ट इज एटीट्यूडनल बैरियर्स, नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल अराउंड देम, यानी कि अगर आसपास के लोगों का जो बिहेवियर है उनके प्रति वो नेगेटिव रहता है, यानी कि वो अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करते, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि डिसेबल लोगों के साथ इंटरेक्ट करके क्या ही फ़ायदा, ये कौन सा हमारे साथ घूमने जाएंगे, या ये कौन सा हमारे साथ दोस्ती निभा पाएंगे, या ये कौन सा हमारे कुछ उतना काम आ पाएंगे। तो ऐसे लोगों से कुछ लोग क्या होते हैं, दरकिनारा कर देते हैं। तो वो गलत बात है, जिससे उनके मन में हीन भावना आ जाती है, वो खुद को दूसरों से कम आंकने लगते हैं, और ये सारी बातें कहीं ना कहीं उनकी डिसेबिलिटी को बढ़ावा देती हैं और उनके कॉन्फिडेंस को कम करती हैं। फिजिकल एंड इमोशनल बुलिंग, आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या होते हैं, मजाक में ही
उन्हें परेशान करते हैं। तो ये सारी बातें भी बैरियर हो सकती हैं। फिजिकली परेशान करते हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा विजुअली चैलेंज्ड है या फिर लोकोमोशन डिसेबिलिटी है, उसको गिरा देना, धक्का दे देना, या फिर उसको लंगड़ा बोल के, काना बोल के, एक आंख वाला बोल के, यानी कि कुछ भी ऐसी अभद्र बातें बोल के उसे परेशान करना, इन सारी चीजों से भी फर्क पड़ता है। Next is inappropriate curriculum. The curriculum is one of the chief impediments to the progress of the inclusive education. जब हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात करते हैं तो यानी कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि समावेशी शिक्षा, यानी कि शिक्षा ऐसी हो जो सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हो। लेकिन हमारा जो करिकुलम है, इट इज सेंट्रलाइज्ड इन डिजाइन एंड रिजिड इन अप्रोच which causes little flexibility for modification based on the local setting or for teachers to try out new approaches. हमारा जो करिकुलम है वो सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि सेंटर द्वारा बनाया गया है, ओवरऑल लोगों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। डिसेबल्ड बच्चों पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है कि उनकी क्या जरूरतें हैं, उनको क्या चाहिए, इस बात पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। और रिजिड होने की वजह से टीचर्स भी उतना कुछ मॉडिफिकेशन उसमें नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं जैसी सुविधाएं उन बच्चों को मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिल पाती, क्योंकि करिकुलम इनअप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट इज अनट्रेन्ड टीचर्स। अब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बिकॉज एडुकेटर्स जो होते हैं वो मोस्ट सिग्निफिकेंट ह्यूमन रिसोर्स है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। टीचर कितना कॉम्पिटेंट है, उनका कैसा एटीट्यूड है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर टीचर एफिशिएंट नहीं होगा, बच्चों को अच्छे से ट्रीट करेगा ही नहीं, तो बच्चे भी स्कूल नहीं आना चाहेंगे। तो बहुत फर्क पड़ता है कि टीचर कैसे हैं, हाउ दे ट्रीट स्टूडेंट, हाउ दे टीच स्टूडेंट्स, कितने कॉम्पिटेंट हैं, कितना ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है उनका। अब जैसे कुछ टीचर्स होते हैं, उन्हें हर बच्चे में अच्छाई देखने की आदत होती है, हर बच्चे को मोटिवेट करते हैं। जैसे हो सकता है कुछ बच्चे पढ़ाई में उतने अच्छे ना हो, लेकिन किसी और फील्ड में उतने अच्छे हो सकते हैं, जैसे क्राफ्ट की फील्ड में अच्छे हो सकते हैं, पेंटिंग की फील्ड में अच्छे हो सकते हैं। तो टीचर वहां पे उन्हें एनकरेज करते हैं कि हाँ तुम ये करो, तुम ये बहुत अच्छा कर सकते हो। और कुछ टीचर्स क्या होते हैं कि सिर्फ पढ़ाई को लेकर तुम तो नकारा हो, तुम तो निकम्मे हो, ये सारी चीजें बोलने लगते हैं। तो इसीलिए टीचर कैसे हैं, कितने कॉम्पिटेंट हैं, उनका कैसा एटीट्यूड है, इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट इज लेबलिंग। अब जनरली क्या होता है, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं उन पे लेबल लगा दिया जाता है, क्योंकि उन्हें नॉर्मल बच्चों की तरह वो नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब उनकी प्रॉब्लम को पहचाना नहीं जाता है तो उनके ऊपर लेबल लगा दिया जाता है कि ये तो ड्रॉप आउट्स है, अगर वो फेल वगैरह हो जाए, रिपीटर्स हैं, स्लो लर्नर्स हैं, इन्हें तो कुछ समझ में नहीं आता, ये तो नालायक हैं। यानी कि ऐसे शब्दों का जब इस्तेमाल होता है तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है और वो स्कूल से दूरी बनाने लगते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। अब जिस लैंग्वेज में उन्हें अगर पढ़ाया जा रहा है, अगर वो उनकी मदर टंग नहीं है, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो ये बात भी एक बड़ी डिफिकल्टी बन सकती है। क्योंकि ये जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं या जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, वो नॉर्मली घर से बाहर जाना अवॉइड करते हैं, इसीलिए उन्हें ज़्यादातर मदर टंग ही समझ में आती है। लेकिन जब कोई दूसरी भाषा में समझाता है तो हो सकता है कि उन्हें समझ में ना आए और उन्हें प्रॉब्लम आए। Next is lack of parental recognition and involvement. The active involvement of parents and the broader community in the teaching and learning process is central to effective learning and development of children with special needs. अब बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो। अगर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है तो ये बात भी कहीं ना कहीं बैरियर बनती है, क्योंकि अगर वो इन्वॉल्व ही नहीं होंगे तो उन्हें पता ही नहीं होगा कि ऐसे बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, कैसे इनके लिए ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना है, बल्कि इन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनने देना है, कोशिश करना है कि ये अपना काम खुद करें। उन्हें एक्टिवली इन्वॉल्व करना है ये बताने में कि हाँ आपके बच्चे में ये डिसेबिलिटी है, लेकिन ये ठीक हो सकती है, किस तरीके से ठीक हो सकती है, या इसे कैसे ट्रीट करना चाहिए। ये सारी बातें अगर पेरेंट्स को ना पता हो तो वो मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उन्हें तो ये लगेगा ना कि ये ड्रामा कर रहा है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे को। तो इसीलिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाए। अगर नहीं इन्वॉल्व किया जाता है तो ये एक बैरियर बन सकता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ अवेयरनेस फॉर लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज। फेयर एंड लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट डिसेबिलिटी अमंग सम पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स रिमेन अ सिग्निफिकेंट बैरियर टू देयर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अब कभी कभी क्या होता है कि लोग अवेयर ही नहीं होते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम है। जैसे बच्चे में कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है, तो अगर जिसको पता ही नहीं है इसके बारे में कि ये कोई डिसेबिलिटी है, उन्हें तो यही लगेगा ना कि बच्चा ड्रामा कर रहा है,
या इसका तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, इसीलिए पढ़ाई से बचने के लिए बहाने बना रहा है। नॉर्मली जिन्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है वो ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए अगर लोग अवेयर नहीं होते हैं, वो ऐसे बच्चों की प्रॉब्लम को ना समझकर उनकी बातों को ड्रामा बताते हैं या उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, तो ये चीज़ भी एक बड़ी बैरियर हो सकती है। एंड सच बैरियर्स में अराइज व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न। मेनी पेरेंट्स हैव डिफिकल्टी इन एक्सेप्टिंग अ चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी और स्पेशल नीड्स। और ऐसे बैरियर कब बनते हैं या कब बन सकते हैं कि जब बच्चा बॉर्न होता है, तब भी कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं कि अपाहिज है, ये क्या ही कर पाएगा, ऐसे बच्चे से तो बच्चा ना ही होता है। जब ऐसी वाली सोच रखते हैं तो ये सारी चीजें भी बैरियर बनती हैं। इसीलिए जरूरी है कि लोगों को अवेयर करवाया जाए। पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। स्कीम्स बहुत सारी बनती हैं, पॉलिसीज बहुत सारी बनती हैं, लेकिन वो कागजी रह जाती हैं, इम्प्लीमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाती हैं। टीचर्स कुछ और बोलते हैं, स्पेशलिस्ट कुछ और बोलते हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम आती है और ये बात एक बहुत बड़ी बैरियर बन सकती है। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट फंडिंग, scarcity of resources like insufficient classroom, inadequate facilities, lack of teachers or dearth of qualified staff, scarce learning material can hamper the learning of children with special needs। यानी कि इन शॉर्ट में अगर हम बात करें, जब फंडिंग नहीं होगी, जब पैसा नहीं आएगा, तो ऐसे बच्चों के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स अलग से नहीं आ पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ऐसे बच्चों को नॉर्मल इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो फंडिंग एक बहुत बड़ा बैरियर हो सकती है। नेक्स्ट इज पॉवर्टी। अंडर नरिशमेंट लीड्स टू अ लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड अ रेंज ऑफ अदर सिम्टम्स व्हिच अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ द लर्नर टू एंगेज इफेक्टिवली इन द लर्निंग प्रोसेस। अब अगर बच्चे की बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही पूरी नहीं हो रही है, उसको बैलेंस्ड डाइट ही नहीं मिल पा रही है, तो बहुत सी और प्रॉब्लम्स भी उसे हो सकती हैं बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, जो उसकी लर्निंग एबिलिटी को अफेक्ट करेगी। और इस तरीके से पॉवर्टी एक बहुत बड़ी रुकावट हो सकती है, बिकॉज जब रोजमर्रा की ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो रही हैं, तो उनकी स्पेशल नीड्स तो क्या ही पूरी हो पाएंगी। नेक्स्ट इज फॉल्टी एजुकेशनल पॉलिसीज। Educative policy is often designed with a view to economic return on investment in education in form of productive citizens, and persons with special needs are not perceived to have the potential for economic productivity। अब एजुकेटिव पॉलिसीज जो है वो इस हिसाब से डिज़ाइन की जाती है कि अगर यहाँ पे पैसा लगाया जा रहा है तो हमें इसका प्रोडक्ट मिले, कि अच्छे सिटीजन्स हमें मिले, प्रोडक्टिव सिटीजन्स मिले जो कि देश को आगे ले जाने में सहायक हो। लेकिन कुछ लोगों की ये मानना है कि डिसेबल्ड बच्चे तो क्या ही कर पाएंगे, इनकी कैपेबिलिटीज को, इनकी स्ट्रेंथ्स को जनरली इग्नोर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है। जब भी ज़्यादातर पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं या बनाई जाती हैं तो फिर वो कागजी रह जाती हैं। जैसे अब इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट कब से आ गया था, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो ऐसे बच्चों को जिनमें कोई डिसेबिलिटी हो उन्हें एडमिशन ही नहीं देते हैं। तो वही बात है कि पॉलिसीज बनती तो है लेकिन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं की जाती हैं, और ये सारी बातें ही बैरियर बनती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट मीन्स एंड मीडियम्स ऑफ बैरियर आइडेंटिफिकेशन, कि अब हमने बात करी कि क्या क्या बैरियर होते हैं, लेकिन उन बैरियर्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है अब हम उसके बारे में जानेंगे कि कहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो उसके लिए हम कर सकते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन एंड न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग। A medical examination including a neurological exam to identify other possible causes of the child's difficulties, including emotional disorders, intellectual and developmental disabilities and brain disorders। यानी कि क्या प्रॉब्लम है कि बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, कि क्या कुछ इमोशनल डिसऑर्डर है, उसे कुछ इंटेलेक्चुअल डिसीज है, मतलब प्रॉब्लम है, या डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, या कोई ब्रेन डिसीज है। यानी कि क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं बच्चे के बिहेवियर के कि वो जो बाकी जो बच्चे हैं उनसे अलग बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के जरिए हम पहचान सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट आर ट्रेन्ड इन बोथ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। दे कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज एंड कैन डायग्नोज द लर्निंग डिसेबिलिटी। अब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनकी नॉलेज होती है वो वास्ट होती है, उन्हें साइकोलॉजी की नॉलेज भी होती है और एजुकेशन की नॉलेज भी होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है या क्यों ये किसी पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रहा है।
Next is language testing. All language professionals are trained in diagnosing and treating speech and language related disorders. अब अगर किसी बच्चे को लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो लैंग्वेज टेस्टिंग के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उस बच्चे को. कैन प्रोवाइड इवेल्युएशन टू ऑर्गेनाइज हिज और हर थॉट्स एंड पोजीशंस. They may evaluate various age-appropriate language skills in the child, such as understanding directions, manipulating sounds, reading and writing. अब लैंग्वेज टेस्टिंग के जरिए जो लैंग्वेज प्रोफेशनल्स होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं इस फील्ड में, वो आसानी से पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या स्किल्स है उसमें, कैसे उन्हें और डेवलप किया जा सकता है, कितना वो चीज़ें समझ पा रहे हैं या कितना उन्हें समझाने के लिए और क्या हमें रेमेडी करनी चाहिए, ये सारी बातें वो बता सकते हैं. नेक्स्ट इज टीचर मेड टेस्ट. टीचर मेड असेसमेंट्स आर क्राइटेरियन बेस्ड, डिजाइंड टू आइडेंटिफाई डिसेबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स. अब टीचर बेस्ड जो टेस्ट होते हैं वो क्राइटेरियन बेस्ड टेस्ट होते हैं. अब ये पेपर टेस्ट हो सकता है, कोई पिक्चर और वर्ड कार्ड हो सकता है, या टीचर कोई टास्क भी दे सकती है बच्चे को, जिसके लिए मटेरियल टीचर द्वारा ही प्रोवाइड करवाया जाता है. यानी कि वो टीचर पूरा एनालाइज करेंगी कि बच्चे ने किस तरीके से उस टास्क को किया है, और उसके बेसिस पर अगर उन्हें लगता है कि बच्चे को कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो वो पता कर पाएंगी. Next is monitoring performance to monitor learners' progress to determine the level of disability in relation to their same aged peers. अब बच्चे को मॉनिटर करके कि किस तरीके से वो काम कर रहा है, कहाँ कितना अच्छा कर रहा है या कहाँ उसे रुकावट आ रही है, इस उसकी परफॉर्मेंस को यानी मॉनिटर करके उसकी डिसेबिलिटी के बारे में पता लगाया जा सकता है. नेक्स्ट इज केस स्टडी. अब केस स्टडी से क्या है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिलती है कि बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है. एक डिटेल्ड स्टडी करते हैं हम किसी भी इंसान के बारे में, तो उससे हम उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोज कर सकते हैं. नेक्स्ट है इंटरव्यू ऑफ पेरेंट्स. इससे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है, बिकॉज बच्चा जब अपने घर पर रह रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स भी उस पर नज़र रखते हैं, तो उनसे बात की जा सकती है कि क्या ये घर पर भी ऐसे ही बिहेव करता है, कोई रीज़न है इसकी डिसेबिलिटी का, क्या जन्मजात है. ऐसे बहुत से सवालों के जवाब अगर मिल जाएं तो बच्चे की प्रॉब्लम का पता लगाना आसान होता है. नेक्स्ट इज काउंसलिंग. अब जो एक्सपर्ट काउंसलर होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो सक्सेसफुली डायग्नोज कर सकते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है और क्या इसके लिए रेमेडी की जा सकती है. नेक्स्ट इज सर्वे. सर्वे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कितने डिसेबल्ड बच्चे हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उन बच्चों को, किस तरीके की डिसेबिलिटीज़ हैं, या क्या इंटरवेंशंस, क्या मॉडिफिकेशंस हम कर सकते हैं जिसकी मदद से उनके लिए एक बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करवा सकें. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. यानी कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे इनको भी इक्वल पार्टिसिपेशन मिल सके. तो सबसे पहले बात आती है स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ RTE एक्ट. अब राइट टू एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, यानी कि हर किसी को पूर्ण अधिकार है कि वो शिक्षा ग्रहण करे. और जब हम हर किसी की बात करते हैं यानी कि तब हम इंक्लूसिवनेस की बात करें, यानी कि वो बच्चे भी जिनकी स्पेशल नीड्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए, उनकी भी नीड्स का ध्यान रखा जाए. तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाए जाते हैं, ये जो एक्ट लाए जाते हैं, उन्हें स्ट्रिक्टली लागू भी किया जाए. नेक्स्ट है स्पेशल ट्रेनिंग टू टीचर्स. अब टीचर्स को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उन्हें पता हो कि कैसे बच्चों के साथ डील करना है, क्या मटेरियल्स, क्या रिसोर्सेज उन्हें प्रोवाइड करवाने हैं ताकि उनके लिए बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट बनाया जा सके. नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी पर्सपेक्टिव NCF 2005. NCF 2005 में इंक्लूजन पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया था, तो जो भी प्रोविजंस हैं उनको अच्छे से लागू किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है उनकी भी इक्वल पार्टिसिपेशन हो. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन द एजुकेशन सिस्टम. यानी कि जो चीज़ें बैरियर बन रही थी उन्हीं को अगर हम बेहतर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, उससे बच्चों की पार्टिसिपेशन हो जाएगी. अब करिकुलम क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि टीचर अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर पाएँ. उन्हें अगर लगे कि हाँ इस बच्चे के लिए कुछ मुझे अलग टीचिंग मेथड लगाने की ज़रूरत है, अलग स्ट्रैटेजी लगाने की ज़रूरत है, कुछ अलग एक्टिविटी करवाने की ज़रूरत है, तो वो आसानी से वो सारी चीज़ें मॉडिफाई कर पाएँ. नेक्स्ट इज इंश्योरिंग पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट. अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी डिसीजन बच्चे से रिलेटेड लिया जाता है तो उसके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाए, बिकॉज ज़्यादा टाइम बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, तो उन्हें बच्चे की ज़रूरतें,
उनके बच्चों की एबिलिटीज़ के बारे में ज़्यादा पता होगा और आसानी से फिगर आउट किया जा सकता है कि कौन सा मेथड ज़्यादा इफेक्टिव होगा या किस तरीके से बच्चे की पार्टिसिपेशन करवाई जा सकती है, या उसके लिए टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इज मेन स्ट्रीमिंग, यानी कि ऐसे बच्चों को भी मुख्य धारा में लाना। अब वो कैसे लाया जा सकता है? जब उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हो उनके लिए, यानी कि रैम्प्स हो, व्हील चेयर्स हो, प्रॉपर हैंडल्स हो दरवाजों पे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो उनके हिसाब से, एक्टिविटीज डिजाइन हो ताकि वो भी इक्वली इन्वॉल्व हो पाए। नेक्स्ट है नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। किसी भी बच्चे को किसी भी बेसिस पे, कास्ट, कलर, क्रीड, किसी भी डिसेबिलिटी के बेसिस पर रिजेक्ट ना किया जाए कि आपको एडमिशन नहीं दी जाएगी, ऐसा कोई स्कूल नहीं बोल सकता। उनके टैलेंट्स को पहचाना जाए, इनमें क्या एबिलिटीज हैं, बिकॉज जरूरी नहीं है कि अगर बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है या कोई प्रॉब्लम है तो वो पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता। वो उस अगर डिसेबिलिटी होने के बाद भी पढ़ाई में बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उनको भी एस्पर्जर सिंड्रोम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने साइंस की फील्ड में कितने चमत्कारी काम किए, ऐसी ऐसी डिस्कवरीज की जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। और 6 साल तक तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ढंग से बोल ही नहीं पाते थे, इसीलिए डिलेड स्पीच को जो है वो आइंस्टाइन सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो यानी कि उनकी एबिलिटीज को पहचाना जाए, अगर उनमें कोई एक डिसेबिलिटी है उसके बेसिस पर उन्हें पूरी तरह से नकारा ही ना जाए कि हाँ तुम तो निकम्मे ही हो, ऐसा कुछ ना किया जाए। उनके टैलेंट, उनकी एबिलिटीज को पहचाना जाए। हो सकता है कि अगर किसी एक फील्ड में बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है तो दूसरी फील्ड में वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाए, एक्सेल कर पाए। शुड बी ट्रीटेड एम्पैथेटिकली नॉट सिंपैथेटिकली। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि हम बच्चे को बेचारा बना के ना ट्रीट करें। जिसकी स्पेशल नीड्स हैं, किसी कोई डिसेबिलिटी है जिस बच्चे में, उसे बेचारा ना बनाया जाए बल्कि एम्पैथेटिकली ट्रीट किया जाए, यानी कि जो उसकी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से हम ये सोच के चलें कि हाँ इसे ये प्रॉब्लम हो सकती है तो हमें इसकी इस तरीके से हेल्प करनी चाहिए या क्या किया जा सकता है कि इसके लिए टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बेहतर बने, लेकिन उसे बेचारेपन की नज़रों से ना देखा जाए। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग। अब बहुत ज़रूरी है कि 2 to 3 वीक्स ड्यूरेशन का जो हो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाए, जनरल एडुकेटर्स के लिए भी और स्पेशल एडुकेटर्स के लिए भी, ताकि उन्हें बच्चों की डिसेबिलिटीज़ के बारे में पता चले। वर्कशॉप्स अरेंज की जाए टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए, ताकि कि पढ़ाई जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन सके ऐसे बच्चों के लिए, और टीचर्स को पता हो कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस किस तरीके की डिसेबिलिटी होती है, और उसके हिसाब से फिर वो रेमेडी कर पाए कि कैसे इन बच्चों को ट्रीट करना है। नेक्स्ट इज करिकुलम रिफॉर्म। अब करिकुलम जो है वो एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा बनाया जाना चाहिए, यानी जिसमें स्पेशल टीचर्स भी इन्वॉल्व हों, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हों जिन्होंने इस फील्ड में काम किया हो, ताकि जिन्हें पता हो कि कैसे हम बच्चों की नीड्स, बच्चों के रिक्वायरमेंट्स, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट बात आती है पीरियोडिक इवेल्युएशन की। जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं, जो भी सुविधाएं कागजों पर अवेलेबल करवाई गई हैं, ध्यान रखा जाए कि क्या ऐसा कुछ सच में हो रहा है, प्रॉपर टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या यूज़ किया जा रहा है, क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और क्या उससे बच्चों को कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, क्या उससे बच्चों में पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो टाइम टू टाइम इवेल्युएट होनी चाहिए और अपडेट भी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। Early identification of disabled children, both in terms of assessing their impairment and of identifying their needs and potential, should be taken. यानी कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम आ रही, ये जानने के बारे में, और बच्चे की क्या ज़रूरतें हैं ये जानने के बारे में बहुत ज़रूरी है कि अर्ली स्टेज पर ही आइडेंटिफाई कर लिया जाए। बिकॉज अगर अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं, तो उसके जो डिसेबिलिटी है उसके इफेक्ट को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, और इफेक्टिवली जो हम रेमेडियल मेजर्स हैं वो बच्चे के लिए ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट है, पार्शियल आईसाइट है उसकी, अगर हमें पहले ही पता चल जाता है तो हम टाइम पे उसका इलाज शुरू कर सकते हैं, और हो सकता है कि उसका विजन इम्प्रूव हो जाए। और वहीं अगर हम टाइम पर उसको इलाज नहीं प्रोवाइड करवाते हैं तो हो सकता है कि उसको कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाए, कि उसे पूरी तरीके से दिखना बंद हो जाए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रॉब्लम को अर्ली एज में ही आइडेंटिफाई कर लिया जाए, सो दैट दे कैन बी निप्ड इन द बड, यानी कि उसको शुरू होने से पहले ही थोड़ा ख़त्म कर दिया जाए या वहीं पे रोक दिया जाए। नेक्स्ट बात आती है फाइनेंशियल एड। अब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है
कि ऐसे बच्चों को हम फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएं ताकि जो उनकी पार्टिसिपेशन है रेगुलर स्कूल में हो सके, प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए, उनकी दवाइयों के लिए, उनके लिए प्रॉपर एड आ सके, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आ सके, व्हील चेयर्स वगैरह जो भी यानी कि उनकी बेसिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए उन्हें फाइनेंशियल एड दी जाए। इसके अलावा मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हम एडवर्टीजमेंट्स में देखते हैं वो एक बड़े स्टेज पर एक मैसेज देती हैं। तो अगर वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो डिसेबल्ड बच्चा है या जिसकी स्पेशल नीड्स है वो भी नॉर्मल क्लासरूम में बहुत अच्छे से पढ़ रहा है या कुछ अचीव कर रहा है, तो इससे बाकी बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम में भी एबिलिटीज़ हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहचानें कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए क्या बैरियर आ रहे हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। बिकॉज अगर ऐसे बच्चों को सही दिशा निर्देश दिया जाए तो वो भी सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं और देश की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज।